हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होंगी, जिसमें से सबसे पहले आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ये किसी सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन रोटेट करने की। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं वो सब्सटेंसेस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, उससे पहले प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? जैसे हमारी कोई भी लाइट रे है, वो जो मल्टीपल प्लेन्स में ट्रैवल कर रही है, उसको जब आप किसी पोलराइजर के थ्रू पास करते हो तो वो एक प्लेन में कन्फाइन हो जाती है। तो जब वो एक प्लेन में चल रही है और किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ इंटरैक्ट कर रही है तो उसका वो प्लेन जो है रोटेट हो जाता है। जैसे इस केस में वो राइट में रोटेट हो गया, लेफ्ट में भी रोटेट हो सकता है, बट इस कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करके प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है वो रोटेट हो गया। दैट मीन्स ये सब्सटेंस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जबकि अगर आप नीचे वाले केस में देखो तो यहाँ पर लाइट जो है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका प्लेन इस सब्सटेंस के साथ इंटरैक्ट करने के बाद चेंज नहीं हुआ है। तो जो इस ट्यूब के अंदर आपने कंपाउंड या सब्सटेंस जो भी भरा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसने प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन रोटेट नहीं किया। तो वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और जो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं। तो यहाँ पर वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कायरलिटी। तो कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी से पहले हमको एक वर्ड समझना है, कायरल। तो अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी एक इमेज बन सकती है, मिरर इमेज बन सकती है, और वो मिरर इमेज उस सब्सटेंस की इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड्स होते हैं, वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, बट आप उन दोनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। तो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं वो कायरल होते हैं। और जिसमें कायरल सेंटर होता है, जनरली जिस कायरल सेंटर की प्रेजेंस होती है वहां पर कायरलिटी भी होती है। तो कायरलिटी इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर के प्रेजेंस से लिंक्ड होती है। तो एक कार्बन एटम जो 4 अलग-अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देखो तो हाइड्रोजन, OH, CH3 और Br, यहाँ 4 अलग-अलग ग्रुप्स हैं, और इसकी जो मिरर इमेज है, आपने यहाँ पे अगर मिरर प्लेन लगा दिया तो ये उसकी मिरर इमेज बनेगी, और आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। तो जो कार्बन सेंटर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है वो कायरल सेंटर होता है। और कायरलिटी जनरली एब्सेंस ऑफ सिमेट्री से भी लिंक्ड होता है। सो नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री should be there for a molecule to be chiral. तो एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं कायरल सेंटर को, या कायरलिटी को आप एसिमेट्री भी बोलते हो। तो जो सब्सटेंस कायरल होता है उसके एनांटियोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एनांटियोमर्स क्या होते हैं? वो जो दो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस थी कायरल सेंटर की प्रेजेंस में जो बनी थी, वो दोनों इमेजेस एक दूसरे के एनांटियोमर्स कहलाते हैं। सो कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल एंड आर एनांटियोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पर आप ये देखो, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, मतलब आप एक दूसरे के ऊपर इनको इम्पोज नहीं कर सकते हो, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो, और ये दोनों फिर दो अलग अलग कंपाउंड्स हो जाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाते हैं, और इनको आप एनांटियोमर्स बोलते हो, जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड। फिर एक टर्म आती है रेसिमिक मिक्सचर। तो दो एनांटियोमर्स, जैसे ये और ये दोनों एनांटियोमर्स का जब मैं इक्वल प्रोपोर्शन में एक मिक्सचर ले लूंगी तो ये दोनों नेट, अब जैसे एक एनांटियोमर जो है प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इनका जो नेट रोटेशन है, अगर मैं इक्वल अमाउंट में ले रही हूँ तो नेट रोटेशन जो है वो 0 हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को आप बोलते हो रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ दो एनांटियोमर्स होते हैं। तो अब हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो SN1 में हमें पता है 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। 2 स्टेप में से पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो कार्बोकेटाइन जब बनता है उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 और ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर था, बट जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है ये sp2 हो जाता है,
और sp2 होते ही इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल अब प्लेनर है, सारे ग्रुप्स एक ही प्लेन में है। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, इस प्लेन के ऊपर से भी और प्लेन के नीचे से भी। अब आप इस मॉलिक्यूल में देखो तो ये एक कार्बन सेंटर है जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये एक कायरल सेंटर हो गया। इसमें जो ये सॉलिड लाइन है, वेज लाइन है, ये अबव द प्लेन वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और ये बिलो द प्लेन वाले को। तो अभी जो हैलोजन की पोजीशन है, न्यूक्लियोफाइल जो है उसी सेम साइड से भी अटैक कर सकता है और उसके ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो अटैक जिसपे वो कर रहा है वो प्लेनर है। अब जब वो ऑपोजिट साइड में अटैच होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल हैलोजन, तो इसको आप बोलते हो इन्वर्जन। और अगर सेम साइड पे अटैक कर दिया तो उसको आप बोलते हो रिटेंशन। और इस केस में हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिरर प्लेन बना दूं तो आपके पास नीचे वाला मॉलिक्यूल और ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो जाते हैं। और SN2 की अगर हम बात करें तो क्योंकि SN2 में जो हैलोजन है वो उसकी लीविंग और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से ही अटैक करेगा। जिस भी साइड में हैलोजन है उसके ऑपोजिट साइड से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो अब इस केस में हमेशा आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। इट्स ऑलवेज इन्वर्जन इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 में इन्वर्जन और SN1 में इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन दोनों मिलते हैं आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।